नाज़रीन, नेवल स्पेशल ऑपरेशन सेंटर के हम इस वक्त स्विमिंग पूल के हिस्से में मौजूद हैं, जहां पे एसएसजी कमांडोज जो हैं वो अपनी तमाम तर प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस कितने मराहिल के ऊपर मुश्तमिल होती है, ये समंदर से हटके है और वहाँ पे जो मामूलात होते हैं वो एक अलग से हैं। हमें वहाँ पे रेस्क्यू एंड ऑपरेशन के मनाजिर देखने को मिले हैं। हमें वहाँ पे ये मनाजिर देखने को मिले हैं कि किस तरीके से एसएसजी जवान जो है वो तैयार होता है। तो वो मनाजिर और एसएसजी जवान बनने के बाद रोज़मर्रा के जो मनाजिर हैं उनमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। ये किसी प्रैक्टिस से हट के कर रहे हैं वार्म अप होने के लिए, या बाकायदा तौर पे ये भी कोई प्रैक्टिस है? तो इसका मकसद क्या है कि सबसे पहले तो जवान को कॉन्फिडेंस देना है, और दूसरा अगर वो 50 से 60 मीटर नीचे डाइव कर रहा है, उसके सेट के साथ कोई इशू हो गया है, तो वो एक सांस लेके 50 मीटर तक तकरीबन डाइव कर सकता है। दुश्मन के इलाके में कहीं उसको मौका मिला है, दुश्मन ने उसको कैप्चर किया, उसको मौका मिल गया है और वो पानी में छलांग लगा देता है, तो 50 मीटर तक वो डाइव करके जा सके, ताकि वो स्मॉल आर्म्स का एम लेना भी 50 मीटर के बाद मुश्किल हो जाता है और पिस्टल की रेंज से तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। अभी आपको ये दिखाते हैं। चीफ पैटी ऑफिसर आलमगीर हैं, वो कहते हैं 1 मिनट में 50 मीटर का जो फासला है वो तय करना है। तो वो देखते हैं कि वो फासला किस तरीके से तय होता है और फिर अगले मरहले की जानिब बढ़ेंगे। आलमगीर साहब, जवान तो पानी में उतारना है स्विमिंग करने के लिए, तो आपने तो हाथ पांव बांध दिए, तो अगर हाथ पांव बंधे होंगे तो स्विमिंग कैसे होगी? जी सर, नेवी सील की ट्रेनिंग में ये चीज़ भी शामिल है कि हम जवान को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपके हाथ पांव बंधे हुए हों या हाथ पांव ना भी हों तो भी आप स्विम कर सकते हैं, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं पानी में। इस ट्रेनिंग का बेसिक मकसद ये है कि अगर आप दुश्मन के इलाके में चले गए हैं, अब इंजर्ड हो गए हैं, आपके एक हाथ, एक टांग या दोनों हाथ, दोनों टांगें कट भी गई हैं, इंजर्ड हैं, कोई काम नहीं कर रही, तो भी आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं पानी में। ये कॉन्फिडेंस है, अभी हम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और वो भी एक ही डाइवर के पास, तो इसके मकासद क्या? अमूमी तौर पे तो ये होता है कि 1 सिलेंडर इनफ होता है, तो ये 2 सिलेंडर और वो भी काफ़ी हैवी लग रहे हैं। पहले तो ये बताइए कितने केजी के? ये तकरीबन टोटल 26 केजी वेट इसमें पहना हुआ इस वक्त। 26 केजी में तो बहुत ज़्यादा नॉटिकल माइल जो है। ये 26 केजी बॉटल का वेट है और हर बॉटल 200 बार की चार्ज है। 26 को 200 के साथ ज़रब देंगे, इतनी एयर इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, 200 बार। तो ये किसी एक फ़र्द के लिए तो बहुत इजाफत में नहीं है? जी सर, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आराम से सांस लेकर वो डाइव कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इवेंट आपको दिखा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अगर आप कहीं दुश्मन के इलाके में मिशन पे जा रहे हैं, 4, 5, 6 बंदे हैं और 2-3 बंदों के सेट ख़राब हो जाते हैं, तो एक सेट के ऊपर भी 4 से 5 बंदे ब्रीदिंग करके अपना मिशन कंप्लीट। ये कितनी देर के लिए ब्रीदिंग हो सकती है इस पर? ये एक बंदे के लिए तकरीबन 3 घंटे है। बंदे जितने बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ड्यूरेशन कम होती जाएगी। उसके लिए ड्यूरेशन कम होती जाएगी। तो अभी इसका सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया तो हम भी पीछे आ लिए। ये हम जो स्टैंडिंग जंप रेल होती है उसके ऊपर इस वक्त खड़े हैं और ये नीचे पानी है और 30 फीट की गहराई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से जो डाइव की जानी है इसके मकासद क्या होते हैं ये जानते हैं। एक तो अमूमन मैंने ये देखा है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हुई हैं पेंसिल डाइव की जाती है, और वो जिस तरीके से दूसरी डाइविंग करते हैं अमूमन हम जो वीडियोस में देखते हैं उस तरीके से डाइव नहीं होती। तो ये पेंसिल डाइव यानी सीधा ही नीचे क्यों जाते हैं? एक्चुअली यासर भाई, इसका मकसद ये है कि हम यूके डाइविंग मैनुअल को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक वो डाइव जंप नहीं है, ये हमारा स्टैंडिंग जंप है। स्टैंडिंग जंप का मकसद ये है कि नीचे जब हम समुंदर के हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि समुंदर में हमें नहीं पता कि नीचे बेड के ऊपर क्या है, कोई पत्थर है, कोई झाड़ी है, कोई अगर बंदा अगर डाइव जंप करेगा सर जाकर नीचे लगेगा तो उसके कैजुअलिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए उससे बचने के लिए जाकर नीचे जाएगा, पाँव ही लगेगा तो इंशाल्लाह वापस ऊपर तो आ जाएगा। इसलिए हाँ जी। तो इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है और इसका नाम क्या है? जी, ये हाइट जंप बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, और इसका मकसद ये है कि हाइट फोबिया को ख़त्म करना। सबसे पहले हाइट फोबिया, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डर होता है हाइट का, हाइट फोबिया ख़त्म करना। और दूसरा ये कि शिप की हाइट के मुताबिक है हमारा। अब ये 30 फीट ये हाइट है और 18
फीट नीचे है, टोटल 48 फीट तक ये नीचे जाएगा। तो ये शिप का जो डेक है हाँ, ये डिफरेंट होता है, लेकिन जो इंसानी साइकी है वो आखिरी हद 30 फीट है। अगर 30 फीट तक आप जंप कर सकते हैं, फिर ऊपर जहाँ मर्जी चले जाएं, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इंसानी जो इस वक्त जबिल्लत है उसके मुताबिक 30 फीट तक डर का उनसर जो है वो बरकरार रहता है। अगर आप 30 फीट गुजर गए तो फिर आप हर हद पार कर गए। तो आइए ये मंजरनामा देखते हैं। ये जिस जगह से डाइव करने वाला है, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे अंडर वाटर ग्राउंड के ऊपर कुछ मखसूस सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ऊपर से तो उनकी साख से अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? यासर भाई, ये पाकिस्तान में फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स हैं। खुश्की के ऊपर ऑब्स्टिकल तो आपने बहुत देखे होंगे, तमाम यूनिटों में जाते हैं, नॉर्मल आर्मी की यूनिट में जाएंगे, नेवी की यूनिट में जाएंगे तो खुश्की के ऊपर आपको ऑब्स्टिकल नजर आएंगे। लेकिन ये पानी के अंदर पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स आप देखेंगे। सबसे पहले जिस तरह यहाँ से जंप करेगा, नीचे सेट पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाएगा, सेट के साथ रेगुलेटर लगाएगा और ब्रीदिंग शुरू करेगा। वहाँ से जाएगा, आगे वेट है, नीचे वेट उठा के मूव करेगा। फिर आगे कुछ सामान पड़ा हुआ है जो उसने करना है, उसको लिफ्ट करना है सामान को। बलून है, बलून के अंदर एयर भरेगा अपने सेट से ही और वो सामान ऊपर लिफ्ट करेगा। ये कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरी हुई है आपकी, बड़े पैमाने पे बोट हो सकती है, शिप हो सकते हैं, ये कि सालवेज करने का एक प्रोसीजर बस जस्ट टच दिखाना है। एक नीचे जो आखिरी है हमारा, ये इसको तशबीह दी हुई हमने अपनी छोटी सबमरीन के साथ, जिसको मिजट बोलते हैं, उसके अंदर नीचे से ही अंदर उसके अंदर चला जाएगा। ये कहानी सुनने में अफसानवी लगती है कि क्या ऐसा मुमकिनात में हो सकता है कि एक आम शख्स, एक इंसान, एक तजर्बाकार इंसान भी इस तरीके से पानी में उतरे और इतने अहदाफ हासिल करने के बाद आ जाए। तो चलिए अपनी आंखों देखी ये सारा मंजरनामा देखते हैं। नाज़रीन, स्विमिंग पूल से हम निकल चुके हैं। यहाँ की जो एक्टिविटी थी वो आप देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम जाएंगे फायरिंग रेंज में। फायरिंग रेंज में अहदाफ को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है वो मनाज़र आप देखेंगे और आपको ये मालूम पड़ेगा ये शूटिंग रेंज से किस हद तक मुख्तलिफ होती है। तो आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं SSGN के फायरिंग रेंज के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको मेरे अकब में जवान दिखाई दे सकते हैं, SSG के कमांडोज जो इस वक्त फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस का मुजाहरा कर रहे हैं। फायरिंग रेंज और अमूमी तौर पे आपने जो शूटिंग रेंज देखी हुई है उसके अंदर फ़र्क क्या है और यहाँ के मामूलात जो हैं ये किस हद तक तल्ख तजर्बा है या किस हद तक हसीन तजर्बा है या किस हद तक मुशक्क़त के ऊपर मबनी है, ये रियाजत कितनी जो है वो तगोदो मांगती है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कमोडोर जवाद हुसैन साहब। जवाद हुसैन साहब पूरी ब्रिगेड को लीड करते हैं। तो इस ब्रिगेड के अंदर कितनी बटालियंस आती हैं, उनके तरीक़ाकार क्या हैं या उनके मामूलात क्या हैं, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमोडोर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब ईद के दिन आपके पास आए ईद मुबारक कहने, ताकि हम तर्जुमानी कर सकें कौम की और आप तर्जुमानी कर सकें दिफा वालों की। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि शूटिंग रेंज और फायरिंग रेंज में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप ऑल द वे ईद वाले दिन हमारे पास आए और आज का दिन आपने हमारे साथ गुजारा। तो जस्ट बुनियादी फ़र्क ये है कि शूटिंग रेंज यूजुअली शूटिंग रेंज इनडोर्स होती हैं और उनके अंदर कम रेंज में और कुछ ख़ास किस्म के वेपन्स फायर किए जा सकते हैं, जबकि फायरिंग रेंज जैसे ये ओपन एयर फायरिंग रेंज है, ये 1 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। इसमें आप 1 किलोमीटर तक की फायरिंग कर सकते हैं ऐसे वेपन्स जिसमें स्नाइपर वेपन्स, असॉल्ट वेपन्स और मशीन गन्स और RPG भी इवन इस रेंज के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। तो सर ये फ़र्क कैसे करते हैं कि ये कार्गो शिप है, ये फ्रेंडली शिप है, ये फ्रेंडली कंट्री का है, ये हमारे मल्लाह हैं और कोई भी ये दुश्मन है या तखरीबकारी का कोई अंसर है, तो इसका फ़र्क कैसे? इसके लिए पाकिस्तान नेवी ओवरऑल अबव देन दी SSG वो मेंटेन करती है, हम इसे कहते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में नेवी के बहुत सारे सेंसर अलॉन्ग दी कोस्ट लगे हुए हैं, फिर सैटेलाइट्स हैं, उन सारों से हम मॉनिटर करते हैं जो शिपिंग हमारे AOR से गुजर रही है। जो शिपिंग या फिशिंग एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी जो हमारे EEZ के अंदर हो रही है, पाकिस्तान नेवी उसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करती है। कमांडर साहब ये बताइए कि सरकरीक का जो मंजरनामा है, हमने गुज़श्ता दिनों में ये सुना कि हमारा दुश्मन ये
बबांगे दोहल इकरार करता रहा कि यहाँ से रास्ता जो है वो कराची को जाता है। बहुत सारे आम नास में ये इसके बारे में आगही मालूम नहीं है कि सर क्रीक का इलाका कितना दलदली है, या वहाँ पे कंट्रोल किस तरीके से होता है, या वहाँ पे गश्त होता है या नहीं होता। तो क्या SSG का भी इसके अंदर कोई रोल है? जी बिल्कुल, SSG नेवी, जैसे मैंने आपको बताया, जो सील बटालियन है हमारी, वो क्रीक्स के एरिया को देखती है और इस एरिया में वो मरीन्स को सपोर्ट करती है डिफेंसिव ऑपरेशंस में भी, और ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी रेडी रहती है। तो राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर सील की कुछ टीम्स क्रीक्स में मौजूद होती हैं, ऑफेंसिव करने के लिए भी, और जैसे मैंने बताया डिफेंसिव को सपोर्ट करने के लिए भी। तो मैं अपने दुश्मन को ये बताता चलूँगा कि अगर वहाँ से रास्ता कराची की तरफ आता है तो उस दूसरी तरफ ये रास्ता गुजरात की तरफ भी जाता है, तो ये रास्ते दोनों तरफ ओपन है। तो यानी ये पैगाम दिया जा रहा है कि सकूत लब को तोड़, रब्बे नुत को लब का नाम ले, ख़तीबे मिंबरे सेना से जुर्रत कलाम ले, बहुत हुई उदू से अब हिसाबे कत्ले आम ले, नखूं बहा कबूल कर, जो ले तो इंतकाम ले, वो इंतकाम के जिससे हर उदू के दिल में हौल उठे, वो जिससे मुंजमिद लहू भी एक पल में खौल उठे, जो खौल उठे तो फिर लहू की बूंद बूंद बोल उठे, सदा उठे जो हर नफस को जलजलों में डाल दे, सदा वो जिसकी दाद खुद खुदाए जुल जलाल दे, सदा वो जिससे फ़िक्रे हुर्रियत हर एक गुलाम ले, नखूं बहा तलब करे, जो ले तो इंतकाम ले। ये है SSG का पैगाम। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सूरज जो है वो ढल चुका है, रात की चादर जो है वो इस वक्त तन चुकी है, और आप अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। ये SSG के जवान नेवल स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर के मेस के अंदर मौजूद हैं, और इनके लिए एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया। ये बड़ा खाना क्या है, यहाँ के कमांडेंट जो हैं, कमांडेंट शहजाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भाईजान ये बताइए कि बड़े खाने की इस्तिलाह से मुराद क्या है, बड़ा खाना क्यों कहा जाता है? अच्छा, बड़ा खाना जो है वो एक फ़ौज में ऐसा खाना होता है जो कि तमाम ऑफिसर्स और जवान मिल के इकट्ठे होकर खाते हैं। नॉर्मल दिनों में जो है वो खाना उस तरह से उस एहतमाम से नहीं किया जाता, लेकिन ये वाला खाना जो है ख़ास तकरीबात के ऊपर किया जाता है, जैसे कि ईद का मौका हो गया, या फिर कोई और नेशनल डे हो गया जिसमें 23 मार्च का दिन हो जाता है। तो इस तरह के मौक़ों के ऊपर जो है वो जवानों की, ऑफिसर्स की आपस की बॉन्डिंग को ज़ाहिर करने के लिए और उस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए जो है वो बड़ा खाना जो है वो किया जाता है। ईद के मौके पे जवान तो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े खाने के मौके पर मौजूद हैं, हंसी खुशी का मुजाहरा हो रहा है। तो ऐसे ही किसी जवान से बात करते हैं और ये जानते हैं कि ईद के मौके पे अपने घर से दूर रहना और फिर वतन अजीज़ के दिफा के लिए कारबंद रहना, ये किस हद तक बाइस मुसर्रत है, बाइस अक़ीदत है, या बाइस सादत है, जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान बशीर साहब। बशीर अहमद, पीटी अफसर बशीर अहमद, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। कहाँ से ताल्लुक़ है बशीर साहब? सवाबी से। ईद का मौका, घर ना जाना हो, और ये आपको मालूम हो SSG को ज्वाइन करने से पहले कि ज़िंदगी टफ होगी, हालात मुश्किल होंगे, सख्त जान बनना पड़ेगा, और दूसरों के मुताबिक आसाइशें भी नहीं मिलेंगी, दूसरों के मुताबिक रुतबा भी नहीं मिलेगा। इस सब के बावजूद खुद आके वॉलंटियर करना अपने आप को क्यों किया? मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, और SSG एक शौक़ था। जब नेवी में आया तो यही शौक़ लेकर आए थे, नेवी में SSG के लिए आए थे। जब हम जिस दिन से भर्ती हुए तकरीबन कोई 20 साल हुए, तो तकरीबन कोई 3 ईदें घर पे गुजारी है, और बाकी सारे की सारी ईदें यहाँ गुजारी। अब हमारा यही घर है, क्योंकि हम अपने घर भी जाते तो एज ए मेहमान बन के जाते, महीना के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। यहाँ पे ईद को ऐसे मौके के ऊपर देखा जाता है कि ये अब ख़ानदान है, और ये कुर्बो जवार में अजीज़ व अकारिब है जिनके साथ ईद गुजार रही हैं। कुछ ही देर में ये वापस अपनी अपनी रूटीन पे होंगे, ये वापस इस बहरी सरहद की दिफा के लिए मौजूद होंगे, ये वापस वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे जिसमें इनका तन मन मजबूत हो सके और आसाब की जंग बेहतर तरीके से लड़ सकें। हम ये दुआ करते हैं कि ये यूं ही सलामत रहें, ये जान सलामत रहे, ये आन सलामत रहे, ये शान सलामत रहे। ये सलामत रहेंगे तो पाकिस्तान का वकार सलामत रहेगा, ये सलामत रहेंगे
तो पाकिस्तान का अमन सलामत रहेगा। तो हम बतौर पाकिस्तानी अपने इन SSG जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।